नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। कितने और मर्डर, टुकड़े और फ्रीज। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला देखने को मिला, जहां पर बीते काफी दिनों से ईस्ट दिल्ली में मिल रहे इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के शव के टुकड़े बरामद हो रहे थे, आरोपी दरअसल महिला जिसका नाम पूनम है, उसका पति अंजन दास है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक अंजन दास शराब पीने का आदी था। उसकी हरकतों से परेशान आकर ही मां बेटे ने हत्या की पूरी घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि अक्षरधाम मंदिर के पास पांडव नगर इलाके में बीते काफी समय से लोगों को दरअसल बदबू की शिकायतें जो है वो मिल रही थी, और जब जांच की गई तो सामने आया कि वहां पर इंसानी शरीर के शव फेंके गए हैं। बीते काफी समय से इंसानों के जो टुकड़े को फेंकने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली गई है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें एक महिला और एक शख्स जिसका नाम दीपक है, हाथों में शव के टुकड़े को ठिकाने लगाते हुए नजर आ रहे थे। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि मृतक अंजन दास शराब पीने का आदी था। दूसरी महिलाओं के साथ भी उसके अवैध संबंध की आशंका थी। इन्हीं सबसे परेशान आकर मृतक के बेटे और पत्नी ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी मां बेटे ने अंजन दास को मारने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटकर दरअसल फ्रिज में रखा था। हत्या के बाद दोनों आरोपी इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने का काम किया करते थे। खैर, पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले पर अब और ज्यादा तफ्तीश के साथ जांच की जा रही है। को बताया कि नशा देकर दरअसल पहले उस शख्स के टुकड़े किए गए और उसके बाद एक एक कर कई महीनों से उन टुकड़ों को फेंकने का जो सिलसिला था वो लगातार जारी था। हालांकि आसपास के लोग लगातार कई दिनों से शिकायतें कर रहे थे कि आसपास कुछ अजीब सी बदबू आती है, जिसके बाद हालांकि पुलिस जांचबीन में जुटी हुई थी और जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि दरअसल ये जो बदबू आ रही है ये दरअसल इंसानी शरीर के जो टुकड़े फेंके गए हैं उसकी ये बदबू है। जिसके बाद आपको बताएं कि माँ और बेटे को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ऐसे में सवाल की और मर्डर कितने ऐसे होंगे जिनके टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में रखा जा रहा है। आपको बताएं कि देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड जैसा ये मामला रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बीते काफी दिनों से ईस्ट दिल्ली में दरअसल आपको बताएं कि मिल रहे इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के शव के टुकड़े बरामद हो रहे थे, आरोपी महिला पूनम का पति अंजन दास है। मेरी जानकारी के मुताबिक मृतक अंजन दास दरअसल शराब पीने का आदी था। उसकी हरकतों से परेशान होकर ही मां बेटे ने हत्या की पूरी घटना को अंजाम दिया। आपको ये भी बता दें कि अक्षरधाम मंदिर के पास पांडव नगर इलाके में बीते काफी समय से लोगों की बदबू की शिकायतें की गई थी, और जब जांच की गई तो सामने आया कि वो इंसानी शरीर के शव फेंके गए थे। बीते काफी समय से इंसानों के टुकड़े फेंके जा रहे थे और अब इस पूरे मामले की गुत्थी जो है वो सुलझ गई है। इस मामले में दरअसल सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें एक महिला और एक शख्स जिसका नाम दीपक है, हाथों में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाते हुए नजर आ रहे थे। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि मृतक अंजन दास शराब पीने का आदी था। दूसरी महिलाओं के साथ भी उसके अवैध संबंध थे और इन्हीं संबंधों की आशंका थी, और इन सबसे परेशान आकर मृतक के बेटे और पत्नी ने उस शख्स की हत्या कर दी। और आपको बताएं कि घटना को अंजाम हालांकि दिया गया, और ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी मां ने अंजन दास को मारने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटकर दरअसल फ्रीज में रखा।
हत्या के बाद दोनों आरोपी इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने में लग गए थे और खैर पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तरीके से श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री की जो मिस्ट्री है उसे लगातार पुलिस सुलझाने में लगी हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो फाइल्स हैं वो टुकड़े टुकड़े कर कर हत्या करने वालों की सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर हत्याकांड के बाद सरिता विहार में हमने देखा था कि इस तरीके से एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी, मौके से फरार हो गया था। और अब एक बार फिर से दिल्ली के पांडव नगर में आप देखिए कि टुकड़े टुकड़े वाला जो कांड है वो फिर से रिटर्न आ गया है, क्योंकि अभी जिस तरीके से लगातार श्रद्धा हत्याकांड को लेकर ही पूरे देश की रूह कांप उठी थी, ये देखकर कि किस तरीके से कोई शख्स, और वो खास तौर पर ऐसा शख्स जो प्यार करने का दावा करता हो, कैसे उसने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े किए, अलग अलग जगह पर उन्हें ठिकाने लगाने का काम लगातार करता रहा। और अब देखिए किस तरीके से एक बार फिर से अपने पति से परेशान होकर पत्नी ने और उनके बेटे ने किस तरीके से अपने पिता की हत्या कर दी। ये दरअसल बेहद ज़्यादा शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाकया, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ मात्र इतने से शक के आधार पर कि अवैध संबंध वो शख्स रखता था, इस तरीके से इस बेरहमी से हत्या कर दी गई, ये वाकई कई सवालों को खड़ा करता है। इस पर खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, जिस तरीके से लगातार अब तक श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस असमर्थ थी, लेकिन अब जिस तरीके से पांडव नगर से एक और ये कांड सामने आया, ये वाकई अंदर से रूह कांप जाती है कि इस तरीके की मानसिकता आखिर कैसे हो सकती है कि आप अपने किसी प्रिय शख्स के इतने टुकड़े कर कर उसकी हत्या कर दो। बिल्कुल ऐसा बताना चाहूंगा, अभी दिल्ली में जो श्रद्धा मर्डर केस है, अभी वो मामला सुलझा ही नहीं था। लोगों के बीच उसकी जो दहशत है, जिस तरीके से हैवानियत के तरीके से श्रद्धा के जो 35 टुकड़े किए गए, जिन लोगों के दिमाग से भी उतरा ही नहीं था कि ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर में एक और ऐसा सनसनीखेज मामला आया जो हर किसी की रूह कपा दे। दरअसल यहाँ पर एक शख्स की हत्या करके उसके करीब 10 टुकड़े कर दिए गए, जिसे अब दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें खुलासा हुआ कि 6 महीने पहले एक शख्स की हत्या की गई थी, जिसमें उसके ही अपने पति और उनके बेटे ने 2 जनों ने मिलकर के हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और सेम अगर मैं कहूँ
वो श्रद्धा मर्डर केस के पैटर्न की तरह ही उसको चाकू से पहले उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसके तकरीबन 10 टुकड़े किए गए और उसको फ्रिज में रख करके धीरे धीरे करके उसको उसके जो टुकड़े हैं उसको अलग अलग जगह पर फेंकने की कोशिश की गई, ताकि वो दोनों ही आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बच सके। हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों ही माँ और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी ये मिल रही है कि जो 10 टुकड़े थे उसमें से 6 टुकड़ों को पुलिस ने बरामद भी कर लिया है और बचे 4 टुकड़े जिनकी तलाश अभी भी पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं हर किसी को दहशत में लाने की जरूरत है कि ये वारदात कही जा सकती है। तो क्या अजीत, क्या ये पता चल पाया कि परिवार में कितने शख्स लोग थे, कितने लोग रहते थे और क्या क्या कुछ सभी की गतिविधियां थी? क्या कुछ पड़ोसियों का कहना है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल ऐसा बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये इस मामले में खुलासा हुआ है, जानकारी ये आई है कि जो मृतक अंजन दास था वो महिला का तीसरा पति था। इससे पहले भी महिला के तो शादी हो चुकी थी और ये तीसरा पति था और जो बेटा है वो सोतेला बेटा है और लगातार वो नशे का आदी भी था और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो आरोपी महिला है उसको अवैध संबंध का शक था, जिसकी वजह से ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और मैं ये कहूं कि बर्बरतापूर्ण हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल जैसा मैंने कहा, दोनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और अब पुलिस लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है और जो बचे जो शव के टुकड़े हैं उसकी तलाश अभियान भी लगातार जारी है। चलिए, हमारे साथ 2 और मेहमान खास जुड़ रहे हैं, जिनमें पूर्व एसीपी वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके अलावा हमारे साथ निशा खन्ना मनोचिकित्सक है, वो जुड़ चुके हैं। निशा जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। हाँ जी। निशा मैम, जिस तरीके से मैम ये दरअसल ये जो टुकड़े टुकड़े करने वाले जो कांड बार बार दिल्ली में सामने आ रहे हैं, आखिर ये क्या दर्शाता है कि क्या हमारा समाज किस ओर जा रहा है? आखिर कितने और मर्डर, टुकड़े और फ्रिज ऐसे सामने आएंगे? मैम देखिए, ये बात तो बहुत क्लियर है क्योंकि मैं अभी भी कहती हूँ आपके टीवी, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं सिम्टम्स हमें पहले दिख रहे होते हैं, साइंस हमें पहले दिख रहे होते हैं, एंगर, अग्रेशन हमें पहले दिख रहा होता है, हम उसे नोटिस नहीं करते। जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में मदर और बेटे का, माँ और बेटे का जो था, उन दोनों ने साथ मिलकर ये घटना को करा, तो दोषी सोचिए कितनी ज्यादा नफरत होगी। और दूसरी चीज, जैसा कि टुकड़ों को काटना, तो वो तो अपने आप में एक साइकोपैथिक ट्रेट है, ये मेंटली सिक पर्सन है। साइकोटिक ट्रेट्स होंगे जो पहले से सिम्टम्स होंगे, क्योंकि जैसे पिछले केस में भी था कि श्रद्धा के केस में भी उसको पहले बोला गया था और इस केस में भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इन दोनों ने अपने फादर को, उस लड़के ने अपने फादर को या उस लेडी ने अपने हस्बैंड को बहुत क्लियरली बोला होगा कि मैं ऐसा करूंगा फ्यूचर में या हम ऐसा करने की सोच रहे हैं। ये एकदम से चीजें कभी नहीं होती, ये मोस्टली कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा आप कहना चाह रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातें हैं वो मिलकर बड़ी बन जाती है, जो है वो अब आप सोच सकते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा होता है, हमें किसी के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता होता, बट फिर भी अगर हम साइंस और सिम्टम्स को ध्यान में रखें तो उससे मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा चीजें हमें समझ में आ सकती है। वाकई, यानी कि आपका कहना है कि ये चीज़ें अचानक नहीं होती हैं, दरअसल छोटी छोटी बातें जो एक टाइम पर, एक हीट ऑफ मोमेंट जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है, जिसके बाद कोई इस तरीके से कदम उठाता है। लेकिन निशा जी, जिस तरीके से लगातार समाज का जो माहौल है, जो उसकी सोचने समझने की शक्ति है, वो बदलती जा रही है, नहीं लगता कि अब जो समाज है वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जा रहा है? लोगों को ज़रा सी बात में गुस्सा आ जाता है और इस कदर गुस्सा कि सामने वाले की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं लोग। देखिए, मेंटल हेल्थ के इश्यूज की शुरुआत मैं आज भी बोलती हूँ वो बचपन से कहीं ना कहीं होती है। आपको बचपन में ही 3 साल की उम्र से ही सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब वो सिम्टम्स धीरे धीरे, बिकॉज वो बोलते हैं ना, घड़ा एक दिन में पूरी तरह से भर जाता है, वो एक दिन की बात नहीं है, वो उसमें आपके कल्चर का रोल होता है, आपका जेनेटिक रोल हो सकता है, आपको किसी से भी, मदर या फादर से या आपकी फैमिली बैकग्राउंड से वो ट्रेड्स आ सकते हैं, या आपके अपने बॉर्न एंड बॉट अप के वक्त जो है आपका जो इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जब आप बच्चे थे। अब आपके खान पीन का ध्यान जब आप प्रेग्नेंट थी तो वो बच्चे को, क्योंकि ये यहाँ पर अब देखिए पर्टिकुलर केस में एक मदर और बेटा दोनों शामिल है, तो आप कहीं ना कहीं देखिए इनका जेनेटिक करेक्शन भी बनता है। तो ये ट्रेड्स मदर से बेटे में आए हैं। अब मदर के बर्थ के टाइम अगर उसकी मदर ने उसका हेल्थ वाइज ध्यान रखा है कि नहीं, वो भी एक स्टडीज बहुत सारी मैंने पढ़ी है इस मामले में। और रही बात अब इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी थी,
रिलेशनशिप ब्रेकअप एक बहुत बड़ा रीजन होता है। बहुत सारे केसेस की स्टडीज हुई है जहाँ पर वायलेंस को, रिलेशनशिप को और ब्रेकअप्स को मेजर रीजन माना गया है। जब संबंधों में ट्रस्ट नहीं होता, विश्वास जी नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। वाकई हमारे बहुत बड़ा बहुत रीजन बड़े है। सपने हैं, हमारे तो साथ सपने पूर्व पूरे नहीं एसीपी हो रहे हैं। दिल्ली के और वेद भूषण हमारे जी भी हैं। आसपास के लोग, वेद जैसे भूषण इस जी आपका मैं पर्टिकुलर स्वागत केस करना में चाहूंगी। और सर, जिस तरीके से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड, हालांकि पुलिस पूरी कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन पांडव नगर से एक और ऐसा मामला, पुलिस की चुनौतियां दुगनी होती जा रही है, लेकिन इस तरीके के मामले जो बार बार सामने आ रहे हैं, सर क्या कहिएगा पहले इस पे, क्या आप कमेंट करेंगे सर इस पे? देखिए लता, ये एक ट्रेंड है क्राइम का। हाँ और इस तरह के क्राइम पहले भी होते रहे और वर्ल्ड पूरी, जहाँ पर एक बहुत पॉपुलर था कि उसको डेथ पॉइंट बोलते थे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर था। वहाँ से लगातार लड़कियां, आदमी जो उनका फ्रस्ट्रेशन था, वहाँ से छलांग लगाकर अपने आप को सुसाइड करते थे। वहाँ पर टोटल 27 सुसाइड हुए। मतलब लोगों को एक तरह से वो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जो कि बहुत बड़ा कॉमर्शियल एरिया है, जहाँ पर बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमा हॉल हैं और तमाम तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो वो एक तरह से डेथ पॉइंट के रूप में जाना जाने लगा। तो ये एक ट्रेंड है क्राइम का कि लोग किस तरह से चेंज कर लेते हैं अपने टाइम एंड अगेन। बहुत टाइम पुराने टाइम में आपने देखा होगा, लोग ट्रेन के सामने जाकर सुसाइड करते थे। पूरे हिंदुस्तान से खबरें आती थी, फला जगह आदमी ने सुसाइड कर लिया, ट्रेन के आगे कट के मर गए। अब जो दूसरी तरह के ट्रेंड है वो आते रहते हैं सोसाइटी का, क्राइम का। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि जो क्राइम का ट्रेंड है वो दरअसल बदलता रहता है, और अब जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड सामने आया, ये कह सकते हैं कि लोगों को एक नया आइडियाज मिल गया। जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, अब वो इस तरीके से अपने गुस्से को, अपने जो भी अंदर दिमाग में जो भी अराजक तत्व उनके घूमती हैं, उसको इस तरीके से निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक नया क्लू मिल गया। नोएडा में निठारी कांड हुआ था, उसमें भी सेम इसी तरह से डेड बॉडीज को वो लोग फेंकते थे, डिस्पोज ऑफ करते थे। दिल्ली के अंदर तंदूर कांड हुआ था, लड़की का टुकड़े टुकड़े काटकर उसको तंदूर में काटने की कोशिश की गई थी। तो ये ट्रेंड है, ये पहले भी होता रहा है, कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। तो ये समाज के अंदर जो चीजें हैं, अब ये इसमें इलिसिट रिलेशन मेन वजह रही। जो मोटिव था उसका ये था कि चूंकि उसके एलिगेशन ये है कि इलिसिट रिलेशन थे औरतों के साथ में, दूसरी औरतों के साथ में। जो पांडव नगर एरिया है, मिक्स पॉपुलेशन है, या मिडिल क्लास लोग रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि मोस्टली अपार्टमेंट्स है, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स रह रहे हैं, वहाँ पर जो वर्क करने आई हुई दिल्ली से लड़कियां रह रही हैं, वहाँ पर इस तरह से रह रहे हैं। तो वहाँ पर पुलिस के लिए नजर रखना या RWS के लिए रखना या पड़ोसियों को एक दूसरे के ऊपर नजर रखना बहुत मुश्किल है। वहाँ पड़ोसी जानते ही नहीं एक दूसरे को, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो इस तरह की सोसाइटी पांडव नगर में डेवलप हो गई है। और जहाँ पर ये लोग रह रहे थे वो भी इसी तरह का इलाका है, क्योंकि अशोक नगर पास में गंदा नाला है, तो उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक इजी जगह मिल गई कि कहाँ उसको फेंका जाए डेड बॉडी को। तो उन्होंने देखा कि नाला रात के टाइम सुनसान होता है, वहाँ पर हम जाएंगे इजीली। वाकई क्या निशा जी कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा कारण माने, क्योंकि अब जो सोसाइटी का जो रहने का रहन सहन जो तरीका हो गया, बहुत ज्यादा रिजर्व, बहुत ज्यादा प्राइवेसी टाइप हो गया है। यानी कि लोग अब लोगों से कम मिलते जुलते हैं, लोगों से बातचीत कम करते हैं, लोगों से मतलब कम रखते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं उन्हें एक हेल्प इससे मिलती होगी कि आसपास के लोग नहीं पूछेंगे कि कौन कब आया, कौन कब गया। क्योंकि जिस तरीके से अगर इस मामले की बात करें तो जो पीड़ित परिवार है, जो परिवार जिसने हत्या की है, उनके पड़ोसी खुद ये कह रहे हैं कि 6 महीने से वो कहाँ थे, उन्हें खुद इस बात की जानकारी नहीं है और वो पूछते भी नहीं थे। हाँ निशा जी से मेरा सवाल था। साइकोटिक सिम्टम्स इस पर्टिकुलर केस में जब हम किसी का कत्ल करते हैं, हम मानते हैं ये हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। अगर ये रुकावट चली जाएगी तो हमारी लाइफ शायद आसान हो जाएगी, क्योंकि एक ब्लेम करने की फितरत होती है। अगर कोई भी गलती हो जाए हम दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, तो आपके मन में एक फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है, मैंने कुछ भी किया सामने वाले की गलती है, हमारे साथ कुछ भी जिंदगी में हो रहा है सामने वाले की गलती है। तो ये एक बहुत बड़ा एटीट्यूड है जो दिमाग में फिट हो जाता है, जबकि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। दूसरी चीज जो आप बात कर रही है, मैं अभी भी कहूंगी कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम अगर करेंगे, एक्स इंट्रोवर्ट या होते हैं, और अगर हमारे दिमाग में ऐसे कहीं रातें भी चल रहे होते हैं और कहीं हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल भी आता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सप्रेस्ड अग्रेशन रख रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सप्रेसिव ये थॉट होता है। रही बात, किसी को कत्ल करना आसान बात नहीं, और डेड बॉडी को टुकड़ों में काटना, जो फ्रिज में रखना, वो बिल्कुल भी हम सब लोग
वो भी किसी अपने प्रिय इंसान की। ये सोच भी नहीं सकती। हाँ। तो जितने भी ऐसा लोग सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं नो रिमोर्स वाली फीलिंग, कोई एम्पैथी नहीं है, क्योंकि एक इंसान को, जैसे हम पिछले केस में कह रहे थे, वो शायद उसके टुकड़े काटना आसान है, ये शक की बात नहीं है। ये आप इतनी शिद्दत से नफरत करते हैं, और जैसे होता है ना कुछ लोगों को सुकून मिलता है, जैसे Exactly. सैडिस्टिक पर्सनालिटीज कहते हैं, एंटी सोशल, हम कुछ भी करेंगे हमें फर्क नहीं पड़ेगा और हमें पुलिस भी पकड़ नहीं पाएगी, किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। जो आपने बोला कि अगर ये सब हमने किया भी, जैसे अगर अगर इनके इंटीमेट रिलेशनशिप थे, जैसे कि खबर के अकॉर्डिंग जाया जाए, तो ये अपने आप में ही है कि आप सोचिए सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो सोसाइटी को लेकर भी गुस्सा हो सकता है। और डेफिनेटली अगर जो भी आपस में रिलेशनशिप है, मेरे ख्याल से वो पर्टिकुलर केस के बारे में जो पुलिस बता पाएगी ज्यादा कि उनका क्या वजह थी होना और होना, बट शक भी हो, और मैं कह रही हूँ किसी के रिलेशनशिप भी हो, इस बात पर किसी की हत्या तो नहीं की जा सकती। Exactly. हम किसी के रिलेशनशिप की वजह से उसे मार तो नहीं सकते, हम उसे मारने का नहीं सोच सकते। अगर आपको बहुत ज्यादा भी गुस्सा और अग्रेशन आ गया, किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया, सर आप किसी को मार नहीं सकते। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है जब ऐसे अफेयर्स के केसेस होते हैं, बुरी तरह सामने वाले को पीटा जाता है। तो मैं वही कहती हूँ कि अगर आप मारने का सोच रहे हैं तो सबसे वहीं से पता लगता है कि आपका कितना अग्रेशन है उनको। तो मारने की नहीं सोचिए, मारना अपने आप में एक बीमारी है। वाकई मुझे ये मारना लगता है कि ये कहीं ना अपने आप में दरअसल ये बीमारी है, इसे दिमागी बीमारी कहें, गुस्से की बीमारी कहें। बिल्कुल वेदभूषण जी जिस तरीके से लगातार मैम ये कह रही कि वो दरअसल एक मानसिकता है, अलग तरह की मानसिकता, जो इतना अग्रेशन आपके अंदर भर जाता है कि आपको कानून का खौफ नहीं होता, आपको ये डर नहीं होता कि आप जो ये कर रहे हैं इसके बाद के क्या परिणाम होंगे। क्योंकि जिस तरीके से आफ्ताब की अगर हम बात करें तो आफ्ताब ने किस तरीके से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, हालांकि पुलिस लगातार जांचबीन कर रही है और उसके यानी कि देखा जाए तो ये जो केस है ये भी उसी के साथ का है, क्योंकि 6 महीने इस मामले को भी हो चुके हैं। जो जो शख्स जिसकी हत्या की गई 6 महीने से वो भी गायब है। तो ऐसे में क्या आप समझ पाते हैं भूषण जी कि लोगों में क्यों अब डर खत्म हो रहा है, कानून का डर खत्म हो रहा है, लोग क्यों इस तरीके से क्रिमिनल माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए पहले ये केस पहले भी होते थे। पांडवनगर एसएचओ राव, वहां पर एक केस हुआ कि उसमें इतनी घृणा थी औरत को या लड़की को, उसमें आदमी का बिल्कुल प्राइवेट पार्ट ही स्टॉप कर दिया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के पीछे और कारण होते हैं और वो डेड बॉडी पे डिस्पोज ऑफ कर दी। वहां पर एक नहर जाती है, नाला जाता है जो कि दिल्ली को, बिहार को, नोएडा को जोड़ता है। वहां उसकी डेड बॉडी को रात के अंधेरे में जाके फेंक दिया। तो उसके मन में जो प्राइवेट पार्ट को स्टॉप किया गया वही एक बहुत बड़ा कारण बना पूछताछ का। मोटिव क्या था इसके पीछे, क्योंकि उसके लड़की को मतलब कुछ और इलिसिट रिलेशन का डाउट था, इस चक्कर में उसने सबसे पहले उसका प्राइवेट पार्ट ही स्टॉप कर दिया। तो कहीं ना कहीं मानसिकता बताता है कि किस मानसिकता के तहत आपने देखा होगा बहुत से केसों में लगातार मारे जाते हैं, मरने के बाद भी मारे जाते रहते हैं। तो उसका कहीं गुस्सा, कहीं उसका रिवेंज लेने का तरीका है, इसको बिल्कुल एलिमिनेट करना है। और जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक वो लगातार उस एक्ट को करने के लिए आदी होते हैं। ये उसी का हिस्सा, जैसे अंजनदार शराब पीते थे तो पहले उसने अपने पापा को शराब पिलाई, उससे वाकई नशा देकर आप सोचिए कि किसी के साथ इस तरीके की हरकत की गई है। शराब पीने के बाद आदमी का कंट्रोल अपनी बॉडी से कम हो जाता है या हट जाता है, तो उसको पता था कि पापा ज्यादा शराब पी जाएंगे, ज्यादा शराब पी जाएगा तब इसको मारना आसान होगा। उन्होंने उसको आराम से पहले शराब पिलाई है, फिर उसको मारा है, फिर कोशिश की है कि तमाम तरह के सबूत वहाँ पिटाए जाए, पेंट कराया गया मकान के अंदर जिससे कि जो बदबू है, जो बॉडी की बदबू होती है, ब्लड की स्पेस है, वो धुल जाए। तो ये सेम कुछ चीजें आप इससे जरूर सिमुलेट कर सकती है। जो पास्ट का कंटेंट है, जो लेटर कंटेंट है, मर्डर के बाद का जो कंटेंट है, इस तरह से आप उसमें सिमुलेट ढूंढ सकते हैं। परंतु दोनों के अलग अलग मोटिव से, अलग अलग कारण से, अलग अलग सिचुएशन की, अलग अलग प्लेस ऑफ ऑकरेंस से। वाकई चलिए आपने कारण की बात करी, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए अजीत जिस तरीके से हमने पूर्व एसीपी साहब की बात भी सुनी, हमने मनोचिकित्सक निशा मैम की बात भी सुनी और ये कंक्लूड होता है कि दरअसल ये हालांकि सिर्फ एक ही बार का कोई प्लान नहीं रहा होगा, क्योंकि
इंसान के अंदर इतना इतना गुस्सा सवार हो जाता है, छोटी छोटी बात जैसे हम कहते हैं कि बूंद बूंद से खड़ा भरता है, यानी कि छोटी छोटी बातों पर हुई बहस एक टाइम पर आकर इतनी बड़ी हो गई कि इंसान अपना आपा खो गया और उसने इस कदर हत्या को अंजाम दिया। ऐसे में क्या आपको जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रही है? पड़ोसी इसमें क्या कुछ बता रहे हैं? क्या कोई क्लू सामने आ रहा है कि इसके पहले भी यह लड़ाई झगड़ा हुआ हो या इस तरीके की कोई अपनी घटना या सामने आई हो? क्योंकि अचानक से इतना बड़ा कदम उठा देना ये कोई मजाक बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये मामला आया है कहीं ना कहीं पहले तो हर कोई स्तब्ध है। जैसे कि 6 महीने पुराना मामला, आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं हैरान है कि आखिरकार 6 महीने पहले हत्या कर दी जाती है और 6 महीने बाद आरोपी पकड़े जाते हैं और जो टुकड़े हैं वो बरामद होते हैं। तो किस तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर कहा जा सकता है अगर आसपास के लोगों को इसकी भनक भी लग पाती तो शायद इस मामले को 6 महीने ना होते, क्योंकि आसपास के लोगों को भनक लग ही नहीं सकती। अगर मैं वही बात करूँ कारण की, तो कारण फिलहाल अभी जो प्राथमिक है वो सामने यही आया कि अवैध संबंध की बात सामने आ गई थी। फिलहाल तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूछताछ का विषय है, पूछताछ के बाद ही बाकी की जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो पाएगी, जो पुलिस पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया अपने ही रिलेशनशिप में ये कहें या फिर जिस तरीके से उसके टुकड़े किए गए वो न केवल हैरान कर देने वाला है बल्कि उस जो आरोपी है उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है कि किस तरीके से उनके जो दिमाग में वो गुस्सा या खून सवार था, वहशीपन सवार था, जो उन्होंने पहले तो हत्या कर दी और हत्या के बाद भी उनके अंदर का जो गुस्सा है, उनके दिमाग का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ जब तक उन्होंने उसके शव के टुकड़े नहीं कर दिए। तो साफ तौर पर दिखाया इस केस में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस आरोपियों के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ था और वो गुस्सा जाहिर तौर पर आज का नहीं है, वो धीरे धीरे करके, जैसा कि अभी कहा गया कि जो घड़ा है, घड़े में पानी धीरे धीरे भरता है, वो एक दिन जब घड़ा भर जाता है तो वो फूटता है। तो वही यहाँ पर हुआ, धीरे धीरे गुस्सा हुआ, जब अचानक से गुस्सा जब भर गया तो उस गुस्से का जो गुबार है वो हत्या की वारदात से समा। वाकई गुस्सा कह सकते हैं कि गुस्सा दिमाग पर ना सवार था। निशा जी, क्या क्योंकि आप मनोवैज्ञानिक हैं, मैं मनोचिकित्सक है, लोगों के दिमाग को पढ़ती हैं और इस तरीके के केस अक्सर आपके पास सामने आते रहे होंगे, तो क्या ये सिर्फ गुस्से का कारण हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि इलिटरेसी भी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है कि आप अपनी सोच को किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से आगे ले जा रहे हैं, तो क्या आप इस पूरे मामले को लेकर समझ पाते हैं? सोच तो पर्सनल चॉइस है, आपके पास चॉइस होगी, आप किस रास्ते पर अंदर चलना चाहते हैं, आप सही रास्ते पर चलना चाहते हैं और गलत रास्ते पर चलना चाहते हैं। दूसरा ऐसा भी होता है, ऐसे लोगों ने पास में कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रही होती है जिसकी वजह से वो पकड़े नहीं गए होते, तो उनका हौसला बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए पास में मैंने चोरी की है, पास में मैंने कोई फॉर्जरी की है, पास में मैंने कोई भी ऐसा काम किया है जिस पर किसी ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे में ऐसे कातिलों का हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है सैडिस्टिक पर्सनैलिटी होना। कुछ लोगों को दूसरों को तकलीफ देकर खुशी मिलती है और उन्हें लगता है कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। वो मतलब वो वही सोचते हैं कि भाई हम पकड़ नहीं पाएंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ। अब सैडिस्टिक पर्सनैलिटीज ऐसी होती है कि मेरे को सामने वाले को दर्द देकर खुशी मिलती है, तो वो शायद सामने वाले को दुखी देखकर, परेशान देखकर उनके मन को सुकून मिलता है। उनको लगता है कि शायद इस इंसान ने, वो जो वेंजेंस की भावना होती है ना, इस इंसान ने शायद मेरे को इतना ज्यादा हर्ट किया है, जो रिवेंज लेने की भावना, तो वो एक बहुत मैटर करती है कि मुझे इस इंसान से बदला लेना है। और बदले में इंसान फिर वो किसी भी हद तक से जा सकता है। जैसे होता है ना, अगर हमें सक्सेस की सीढ़ी पर भी कुछ पहुंचना है तो फिर वो साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाएंगे। तो वही मुझे लगता है कि पास्ट में भी ऐसे लोगों ने सारे तरीके अपनाए होते हैं और उस पर किसी ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया होता। और डर, फेयर कंडीशनिंग, डर तो इनके मन में होता ही नहीं है। इनको लगता ही नहीं है कि इनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तो जब ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और मैं ही सर्वोत्तम हूँ, तो वो सारी चीजें, इसे हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, कि मैं अपने आप में बहुत बड़ा हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि मैं ही सबको हैंडल कर सकता हूँ। तो वो बहुत सारी चीजें एक के साथ एक मिल जाती है, इसीलिए हम इसे साइकेट्रिक इलनेस कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों में नहीं होता। उन्हीं को बोलते हैं नॉर्मल है जो सारी पब्लिक करती है, अब नॉर्मल नहीं है जो सारी पब्लिक नहीं करती है। तो अगर नॉर्मल इंसान काटता नहीं है, मारता नहीं है, तो जो वेट भूषण जी आपके पास में आऊंगी। हाँ,
वेदभूषण जी, जिस तरीके से मैम का कहना है कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, ये नॉर्मल नहीं है। अब सर ऐसे अक्सर एब नॉर्मल जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। अब जो पहले क्राइम के जो केसेस जो पुलिस टैकल किया करती थी उसमें और अब के समय में 21वीं सदी में हम हैं, हो सकता है जनरेशन जो आगे बढ़ रही है सही के साथ, जो सोशल मीडिया है वो कहीं ना कहीं सही भी सिखाता है और गलत की तरफ भी आपको आगे बढ़ाता है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपकी प्राथमिकता है। ऐसे में क्योंकि अब इस तरीके के नॉर्मल केसेस को छोड़कर जो एबनॉर्मल केसेस सामने आ रहे हैं जो आपकी सोच से परे हो, ऐसे में पुलिस के लिए सर कितना चुनौती हो जाता है इस तरह के मामलों को टैकल करना, और आपको लगता है कि अब जो स्ट्रैटेजी है वो पुलिस को बदलनी चाहिए, उनकी सोचने समझने की शक्ति, क्योंकि बियॉन्ड द लाइन लोग क्राइम कर दे रहे हैं। देखिए जैसा ये कहा जाता है ना, वर्ल्ड इज वन। जो वेब की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, उसमें हम सब एक साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, सब हम एक ही हैं। यदि आप उस तरह से देखें तो आप एक ही कंट्री बन चुके हैं वेब की दुनिया में या इंटरनेट की दुनिया में। तो जो दूसरे कंट्रीज में ये चीजें हुआ करती थी, अब इस केस में जैसे ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल किलर नहीं है, उन्होंने तुरंत मान लिया पुलिस के सामने कि हाँ हमने क्राइम किया है। आफ्ताब को जब ग्रिल करा के तुरंत उसने मान लिया कि हाँ मैंने ही उसके टुकड़े किए थे। तो ये एक क्योंकि प्रोफेशनल किलर नहीं है, रेगुलर इनका क्राइम नहीं है कि वो उस बात को डाइजेस्ट कर जाए, स्वेल कर जाए या ना बता पाए पुलिस को, छिपाए पुलिस से लंबे समय तक। तो ये जो चीजें हैं ये समाज के अंदर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि समाज का जो पैटर्न है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लोग एक दूसरे को जानना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते, अपने रिलेटिव तक को नहीं जानना चाहते, पहचानते अपने अपनी अलग दुनिया, अलग दोस्त हैं, अलग उसके नेट से वर्ल्ड से कनेक्टेड लोग हैं। आज फेसबुक से, दूसरे तरह के सोशल मीडिया से लोग वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज में चैट कर रहे हैं। अपने घर में रिश्तेदार बैठे, भाई बहन माँ बाप बैठे, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो माइंड से दूसरे कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, अपने कंट्रीज में अपने घर से नहीं जुड़े हुए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस दुनिया को उस दुनिया से बिल्कुल अलग कर रही है। सोशल मीडिया ने जितना लोगों को फैसिलाइट कर दिया है उतना अपनों से बहुत ज्यादा दूर कर दिया है, और कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि अब जो जुड़ाव आपसे जुड़ाव होता है, जो कि जुड़ाव के कारण आप कई चीज़ों को सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं को इम्प्लीमेंट लाइफ में करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ की अब कमी जो है इस जनरेशन में दिखने लगी है। यही दरअसल बड़ी वजह लगती है कहीं ना कहीं कि जो इंसान की सोच है वो एक गलत डायरेक्शन में मॉड्यूल होती जा रही है। उन्हें लग रहा है कि मैं ही सही हूँ, मैं चाहे क्राइम करूँ चाहे मैं क्रिमिनल बनूँ, दिस इज माई लाइफ माई रूल, ये वाला जो नियम जो चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लगातार इस तरीके के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये जो मामला सामने आया, पुलिस इस पूरे मामले में जांचबीन कर रही है और जल्द ही जो तमाम जो बॉडी के जो टुकड़े जो फेंके हुए हैं उन्हें हालांकि जब्त कर लिया गया है। उसमें अब जो फॉरेंसिक की टीम है वो जांच करे और निकल कर सामने आएगा कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल था, क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अजीत आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, वेदभूषण जी आपका शुक्रिया समय देने के लिए, निशा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि ये मामला जो सामने आया इसके बाद से हालांकि सबकी रूह कांपनी जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से अक्सर नए नए मामले इस तरीके के सामने आ रहे हैं, ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्यों टुकड़े टुकड़ों में समाज बट रहा है, टुकड़े टुकड़े कर देने वाली आखिर ये कौन सी मानसिकता है, और क्यों खून के रिश्तों के साथ ये खूनी खेल खेला जा रहा है। तमाम सवाल लगातार बने हुए, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर कितने और मर्डर, टुकड़े और फ्रीज ऐसी ही घटनाएं सामने आती रहेंगी और कब तक पुलिस इन गुत्थियों को सुलझाती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से अब जो जनरेशन जो आगे बढ़ रही है, जहां पर कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप लगातार हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरीके से एक और अच्छी चीजों को बढ़ावा दे रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं कई ऐसे डिमेरिट्स भी हैं जिनको साथ में लेकर चल रहा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू कुछ आउटपुट मिल रहे हैं, आइडियाज मिल रहे हैं, क्लूज मिल रहे हैं, जैसे कि हमने आफ्ताब पुणे वाले के कांड में देखा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब लगातार जो टुकड़े टुकड़े वाले मर्डर मिस्ट्रीज हैं ये बार बार सामने आ रही है, जो कि हालांकि कई सारे सवालों को खड़ा करती हैं। और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हालांकि जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल आखिर बार बार वही बनता है कि इतने सारे मामले देखने के बाद अब और कितने मर्डर, टुकड़े और फ्रीज सामने आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।